हाय, गुड इवनिंग। आज हम लोग शुरू करेंगे AC5। जैसा कि हम जानते हैं AC4 था इनिशियल असेसमेंट और अब AC5 है रीअसेसमेंट। AC5 बेसिकली कहता है पेशेंट केयर्ड फॉर बाय ऑर्गेनाइजेशन अंडर गो अ रीअसेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट फॉलोड बाय रीअसेसमेंट। इसका पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है वो है कोर। Patients are reassessed at appropriate intervals to determine their response to treatment and to plan further treatment or discharge। यानी कि पेशेंट्स जो है वो एक सही समय अंतराल के बाद जो ट्रीटमेंट इनिशियल असेसमेंट के बाद केयर प्लान में लिखा गया था उस हिसाब से वापस रीअसेस किए जाए कि वो केयर प्लान इफेक्टिव था, ट्रीटमेंट असर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं? पीरियोडिक असेसमेंट, यानी कि समय समय पर कुछ समय बाद इसे करना है, इसे डॉक्यूमेंट करना है। सेकेंड पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेड इन केस शीट, यानी पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड में रीअसेसमेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए। रीअसेसमेंट इज डन बाय ऑल केयर गिवर्स, मतलब डॉक्टर का रीअसेसमेंट अलग होगा, नर्स का अलग होगा, अगर फिजियोथेरेपिस्ट ने असेसमेंट किया है तो रीअसेसमेंट अलग होगा। ये बहुत मेजर इशू है कि फिजियोथेरेपिस्ट की असेसमेंट और रीअसेसमेंट शीट कई बार होती ही नहीं है। तो कृपया अगर आप NABH एक्रेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, चाहे SHCO हो, चाहे फुल एक्रेडिटेशन हॉस्पिटल्स के लिए हो, आप फिजियोथेरेपी की रीअसेसमेंट शीट और असेसमेंट शीट ज़रूर बनाएं। एंड सेम अप्लाइज टू डाइटिशियंस कि सिर्फ असेसमेंट नहीं होना है, रीअसेसमेंट भी होना है। रीअसेसमेंट इज डन एटलीस्ट वंस अ डे बाय ट्रीटिंग डॉक्टर और टीम डॉक्टर। तो डॉक्टर्स के लिए यह है कि रीअसेसमेंट कम से कम एक बार दिन में होना चाहिए, या तो ट्रीटिंग डॉक्टर द्वारा जो एडमिटिंग कंसल्टेंट है, या उसका टीम डॉक्टर कोई उसका SR हो तो उसके द्वारा। रीअसेसमेंट शुड बी डन फॉर पेशेंट्स इन डे केयर एंड पेशेंट वेटिंग इन एडमिशन। तो मान लीजिए एक मरीज एडमिटेड है तो आप उसका असेसमेंट और रीअसेसमेंट करते हैं, लेकिन अगर एक मरीज़ को आपने एडमिशन ऑर्डर डाल दिया और वो वेट कर रहा है बिकॉज बेड खाली नहीं है और उसकी स्थिति अगर ख़राब होती है तो आप क्या करेंगे? तो ये सिचुएशन ऑलमोस्ट हो गई ट्रायज जैसी, जिसके बारे में हम लोग ये बात करेंगे। ट्रायज इज़ व्हाट? स्क्रीनिंग। तो आपको सेम चीज़ करनी है कि अगर कोई मरीज़ डे केयर में है, डायलिसिस में है 4 घंटे के लिए, तो आप कम से कम उसके बीच बीच में मॉनिटरिंग करें। अगर कोई मरीज़ एडमिशन का इंतज़ार कर रहा है, आपको लगता है उसकी स्थिति खराब हो सकती है, तो हम लोगों ने पहले तो प्रायोरिटी एक्सेस की बात करी थी AAC में, AAC2 में एक्सेस प्रायोरिटाइजेशन की, तो हम उसको फॉलो करेंगे, उसकी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ जब तक उसको वो सुविधा या सर्विस नहीं मिलती है तब तक भी उसका असेसमेंट होते रहना चाहिए। अब ये करेगा कौन? तो जो परमिटेड बाय लॉ हो और जिसका ऑर्गेनाइजेशन में प्रिविलेज शीट भरा हुआ है कि उसको क्या करने के राइट्स अथॉरिटीज हैं। ओके। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट B इज कमिटमेंट, यानी कि अगर आप नई एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आपको ये करना है। खैर इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड AC5 में सारे ही कोर या कमिटमेंट हैं, तो आपको सारे करने हैं। सिंपल सा है कमिटमेंट B, दैट इज आउट पेशेंट्स आर इन्फॉर्म्ड फॉर देयर नेक्स्ट फॉलोअप व्हेन अप्रोप्रिएट। तो ये सिचुएशन कहाँ होगी? पॉइंट नंबर 2 देखें, या तो OPD का प्रिस्क्रिप्शन है, वहाँ आपको लिखना है कि 7 दिन में दिखाना है, 10 दिन में दिखाना है, या फला फला तारीख को दिखाना है। साथ ही साथ डिस्चार्ज सप्री में सर्जरी के 7 दिन बाद आके दिखाना है, 15 दिन बाद आके दिखाना है, ये आपको मेंशन करना है। और ऐसा उस जगह पे करना है जहां फॉलोअप इज रिक्वायर्ड। ठीक है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C is commitment. For inpatient during reassessment, the care plan is monitored, modified where found necessary. But obvious है, आपने एक इनिशियल असेसमेंट किया, केयर प्लान बनाया, केयर प्लान बनाने के बाद आप जब रीअसेसमेंट करने के लिए आए या डॉक्टर साहब विजिट पे आए और उन्हें कुछ लगा कि कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ दवाओं को बंद करना है या कुछ दवाओं को नया शुरू करना है क्योंकि कुछ नई कंडीशंस आ गई हैं, तो उसे फिर आपको केयर प्लान को रिव्यू करना है। अब यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ कही जो लास्ट पॉइंट है कि इट कुड बी अ प्रोग्रेस शीट और प्रोग्रेस नोट और मेडिकेशन ऑर्डर दैट शुड डू। आपको एक नोट डालने कि साहब ये केयर प्लान था और इस हिसाब से हमने ये चेंजेस किए हैं।
मेन चीज़ जो वो कह रहे हैं कि ये किसी रजिस्टर में नहीं होना है, ये पेशेंट की मेडिकल रिकॉर्ड या पेशेंट की फाइल में होना है। डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है स्टाफ इन्वॉल्व इन डायरेक्ट क्लिनिकल केयर डॉक्यूमेंट रीअसेसमेंट। बट ऑब्वियस है, जो की कंपोनेंट्स हैं कि या तो डॉक्टर करे या उसकी टीम का कोई पर्सन करे, और जो भी व्यक्ति करे वो डोमेन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर के हिसाब से करे, यानी डॉक्टर के द्वारा किए हुए केयर प्लान के आगे नोट्स ड्यूटी डॉक्टर जो उसकी टीम का हो वो ही डाले, या खुद एडमिटिंग कंसल्टेंट डाले। अगर ड्यूटी डॉक्टर डाल रहा है तो काउंटर साइन कंसल्टेंट करे। नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर के नोट्स न डाले। अभी हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सबको पता होगा जो ऑलरेडी अपने हॉस्पिटल को NABH एक्रेडिटेशन करवा चुके हैं कि कई बार हमें NC इसलिए मिलती है बिकॉज नर्सिंग की मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन शीट पे नर्सेज ने खुद लिखा है। NABH एक्सपेक्ट्स कि दवा का नाम कैपिटल लेटर में लिखना, उसकी फ्रीक्वेंसी को लिखने का काम सिर्फ MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर का है, MBBS या उससे एबव। तो जो नर्सिंग की मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन शीट है उसमें भी डॉक्टर को ही लिखना है और नीचे साइन करना है कि हाँ साहब मैंने लिखा है। बट इन केस लेट्स से बहुत सारा वर्कलोड है तो एक अगर नर्स लिखती है तो भी नीचे डॉक्टर को काउंटर साइन करना है कि उसने ये वेरीफाई कर लिया है कि दवाएं और उनकी फ्रीक्वेंसी सही लिखी हुई है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपकी NC आएगी, यानी नॉन कन्फॉर्मिटी आएगी। नर्सेस का काम उन्होंने मेंशन किया है, एट ए मिनिमम nursing staff can document patient vitals, that's it, nothing else। बाकी सब डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन पे होना है या डॉक्टर के द्वारा होना है। फ्रेजेस लाइक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, पेशेंट वेल, कंडीशन बेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। कई बार लोग केयर प्लान में भी लिख देते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। साहब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किस चीज़ का? पेशेंट अगर पेन की कंप्लेन लेके आया है, हाई ग्लूकोज लेवल की कंप्लेन लेके आया है या हाइपरटेंशन की कंप्लेन लेके आया है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए आया है तो आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे लाना है। उससे एसोसिएटेड कंडीशन अगर कोई हुई है तो उसके बारे में आपको लिखना है कि इसे हम एक नॉर्मल लेवल पे ले जाएंगे, उसके लिए ये दवाएं हम लिख रहे हैं। अगर कोई पेन पे आया तो रिलीफ फ्रॉम पेन इज़ योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या नया है? आप क्यों नहीं केयर प्लान में ये मेंशन कर सकते? दैट इज़ द डिजायर्ड आउटकम। पेशेंट को अपनी क्लिनिकल कंडीशन का पता नहीं होता, वो एक कंप्लेन लेके आता है कि उसको क्या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, और पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी ट्रीटमेंट का है रिलीफ फ्रॉम दैट डिस्कम्फर्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ पेन। तो इसमें मतलब केयर प्लान लिखने में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे नहीं समझ में आता। बट स्टिल अगर कोई ऐसे एग्जाम्पल है जो आपको लगता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट, प्लीज़ डू कमेंट, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट अगेन कमिटमेंट है। द ऑर्गेनाइजेशन लेज डाउन गाइडलाइंस एंड इंप्लीमेंट्स प्रोसेसेस to identify early warning signs of change or deterioration in clinical conditions for initiating prompt intervention। तो अर्ली वार्निंग साइंस 5th एडिशन में थे, अभी भी हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए की कंपोनेंट्स उन्होंने लिखे हैं कि फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई क्लिनिकल डिटेरियोरेशन। तो उन्होंने बेसिकली एक स्केल या एक सिस्टम को बोला है कि आप यूज़ करें जो स्टैंडर्डाइज स्केल हो, जहाँ पे आप पेशेंट के पैरामीटर के हिसाब से स्कोरिंग कर सके और आइडेंटिफाई कर सकें कि किस स्कोरिंग की स्थिति में आपको क्या करना है। लेट्स से स्कोर 0 to 1 है तो ठीक है, आप एक नॉर्मल मॉनिटरिंग में रखेंगे। स्कोर 2 से 6 चला गया तो आप शायद डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, मतलब एक कंडीशन आ जाएगी कि आपको अब डॉक्टर को बुलाना है। लेकिन अगर स्कोर 6 से ऊपर जा रहा है तो शायद मरीज को ICU में ही एडमिट करना है। तो ये क्लिनिकल डिसीजन ट्रेनिंग के समय आपके यहाँ आपके डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किस स्कोरिंग पे आपको मुझे फ़ोन करना और किस स्कोरिंग में मरीज को शिफ्ट करना है। कई सारे जो ये अर्ली वार्निंग स्कोरिंग सिस्टम्स हैं वो खुद स्कोर के हिसाब से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अब डॉक्टर को बुला लीजिए और अब ICU में ही शिफ्ट कर दीजिए। तो आई एम वेरी श्योर आप अपने यहाँ कुछ यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन लेट्स गो थ्रू, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा। इस असेसमेंट में इंक्लूड क्या होता है? वाइटल पैरामीटर्स, एयरवे, सर्कुलेशन, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस और एनी अदर कंसर्न फेल्ट बाय स्टाफ, पेशेंट और नेक्स्ट टू किन। These are tailored for specialty and age specific group।
मैंने कई सारे असेसमेंट में देखा, इनफैक्ट मैंने भी ये गलती कई बार करी है कि हॉस्पिटल में हम असेसमेंट के समय सिर्फ एक पोस्टर लगा देते हैं, दैट इज़ म्यूज़, मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, और अर्ली वार्निंग साइन स्कोरिंग सिस्टम, वो हम डिस्प्ले कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग. इट शुड बी स्पेशलिटी स्पेसिफिक एंड एज ग्रुप स्पेसिफिक. सो अभी हम आगे उसको देखेंगे भी, लेकिन आपको मैं बताऊं कि ऑब्स्टेटिक्स का अर्ली वार्निंग स्कोरिंग सिस्टम अलग होता है, कार्डियोलॉजी का अलग होता है, न्यूरोलॉजी का अलग होता है, एडल्ट के लिए जनरल अर्ली वार्निंग साइन स्कोरिंग सिस्टम अलग होता है, पीडियाट्रिक्स के लिए अलग होता है, और न्यूबॉर्न्स के लिए अलग होता है. अब मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग साइन जो सबसे कॉमनली यूज होता है, उसमें बेसिकली असेसमेंट क्या होता है, वाइटल साइंस एंड AVPU, दैट इज अलर्ट, वॉइस, पेन एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस को आप इस स्केल में जज करते हैं. स्कोरिंग 0 to 8 के बीच होती है. हायर स्कोर इंडिकेट करता है कि रिस्क ज़्यादा है. इस तरह की स्कोरिंग शीट आती है. आप इसे अपने पेशेंट के लिए फाइल में भी बना सकते हैं. इंटरनेट पे बहुत सारे फॉर्मेट्स उपलब्ध हैं. आप muse.pdf सर्च करेंगे, आपको कई सारे मिल जाएंगे. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 0 है वो बेसिकली डिनोट करता है कि पेशेंट कंडीशन इज गुड. अब वो 1 से जहाँ 3 की तरफ जाता है और आप हर पैरामीटर को जोड़ेंगे, जैसे लेट से 3, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 70, पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव एंड आवरली रूटीन 2 आवर्स में जो है लेस देन 10 ml पर आवर है, तो स्कोर 9 हो गया. दैट मीन्स पेशेंट शुड बी इन ICU. क्लियर? पीडियाट्रिक अर्ली वार्निंग साइन, तो ये बच्चों के लिए है फ्रॉम एटलीस्ट 1 year to 16 years, एडोलेसेंस तक. और अगेन ये यही डिनोट करता है कि पेशेंट को कब NICU या PICU में शिफ्ट करना है. ये एक एग्जाम्पल है पीडियाट्रिक अर्ली वार्निंग स्कोर कार्ड का. आप देख सकते हैं अगेन स्कोरिंग 0 to 3 है, और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं. दिस इज न्यूनेट और न्यूबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम. ये बच्चों के लिए है, बेसिकली न्यूबॉर्न्स के लिए है. मुझे कोई स्केल नहीं मिली तो मैंने सीधे फॉर्मेट लगा दिया है. आप इसमें अपनी चार्टिंग भी कर सकते हैं, और चार्टिंग के हिसाब से कहाँ ग्रीन है, कहाँ येलो जा रहा है, और जहाँ रेड जा रहा है, दैट मीन्स पेशेंट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड पेशेंट नीड्स टू बी शिफ्टेड टू ICU और NICU. राइट? सो दिस एंड्स आवर प्रेजेंटेशन टुडे. आई होप आपको ये पसंद आई होगी, एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन रह जाए, प्लीज़ डू कमेंट. एंड इफ़ यू फील दीज वीडियोज़ आर यूजफुल, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पार्टिसिपेट करें. थैंक यू.